सौतेली गोरी बहन का अत्याचार। अरे भगवान के लिए आंखें खोल दो सरिता, तुम मुझे यूं बीच मझधार में छोड़कर अकेला नहीं जा सकती। बैजू भाई संभालो खुद को, तुम्हारे चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। सरिता इस दुखदाई दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। बैजू अपनी पत्नी सरिता के शव पर माथा धरे रो रहा है। सरिता और बैजू की बेटी सांवली संध्या मात्र 6 माह की है। सरिता का दाह संस्कार कर देता है 1 सप्ताह बाद। अरे भरसक कोशिश के बावजूद भी मैं संध्या को नहीं संभाल पा रहा। शायद संध्या को मां के साए की जरूरत है। अपनी दुधमुही बेटी के पालन लालन के लिए बैजू दूजा ब्याह रचा लेता है। साल भर के भीतर ही उसकी पत्नी कामिनी भी एक बेटी को जन्म देती है। तभी बैजू कहता है, अरे बधाई हो संध्या, बिटिया तू बचकाने में ही बड़ी दीदी बन गई। खबरदार, जो अपनी इस काली कलूटी बेटी की परछाई भी मेरी सुंदर गोरी बेटी के इर्द गिर्द ही लाने की कोशिश की तो खैर नहीं है। कामिनी, ये कैसे कड़वे शब्दों का बाण चला रही हो? अरे संध्या हमारी संतान है। सिर्फ तुम्हारी संतान? मेरी तो सौतेली बेटी है। क्या पता इस काली की परछाई मेरी गोरी बेटी पर पड़ते ही उसका गोरापन कुम्हला गया तो। बीवी के बुरे बर्ताव से बैजू को बड़ा आघात पहुंचता है। उस रात बैजू अपनी बेटी संध्या के बारे में सोचते हुए गहरे सोब के सागर में डूब जाता है और बैजू की सांसें सदा के लिए थम जाती हैं। अब संध्या के सिर से पिता का साया भी सदा के लिए उठ जाता है। गुजरते समय के साथ 5 साल का पड़ाव संध्या पार कर जाती है। गौरी, कितनी दफा कहा है ना कि इतनी देर दोपहरी धूप में मत खेला कर, वरना तेरा सुंदर गोरा रंग सांवला हो जाएगा। माँ, क्या मेरा रंग भी संध्या दीदी के जितना ही काला पड़ जाएगा? हाँ गौरी, अगर तुम अपनी सौतेली काली बहन के साथ घुल मिल कर रहोगी तो तुम्हारा रंग भी काली स्याही की तरह हो जाएगा। कामिनी के कड़वे बोल गौरी के मन में उसकी सौतेली बड़ी बहन संध्या के प्रति घनघोर घृणा भर देती हैं, जिसके कारण गौरी संध्या से दूरियां साध लेती है। जहां कामिनी अपनी बेटी गौरी को सीने से सटाकर साथ सुलाती, वहीं बेचारी अनाथ संध्या रोते बिलखते जमीन को ही अपना बिछौना समझकर सो जाती। एक दिन, गौरी बिटिया, ये देख तेरी माँ तेरे लिए क्या लाई है। अरे माँ, ये संतरी रंग का फ्रॉक तो बड़ा ही सुंदर है। माँ देखो, ये काली कलूटी बैंगल लूटी संध्या मेरे कपड़ों को कैसे बुरी नजर से निहार रही है। गौरी, तुम गुस्सा मत करो, मैं चली जाती हूँ। ये बोलकर संध्या वहाँ से चल देती है। गुजरते समय के साथ कामिनी अपनी बेटी गौरी को स्कूल में दाखिला दिलवा देती है। गौरी अब स्कूल जाने लगी थी। माँ, मुझे भी स्कूल में दाखिला दिलवा दो। मेरा भी गौरी की तरह स्कूल जाने का, पढ़ने लिखने का बड़ा मन करता है। अरे काला टीका, तेरी जरूरत कैसे हुई मेरी गोरी बेटी से अपनी तुलना करने की? न शक्ल है न सूरत, सर से पांव तक काले रंग में रंगी हुई है। अरे तुझे देखे ऐसा लगता है जैसे तेरे शरीर पर काला कोड़ चढ़ा हुआ है। कामिनी के कटाक्ष बातों का बाण 7 साल की संध्या के दिल और दिमाग को बुरे तौर से भेजता है। कामिनी और उसकी बेटी का सौतेलापन पूरी गांव में सनसनीखेज मचा देता है और सभा में बैठे सरपंच कहते हैं, देखो कामिनी, बैजू ने तुमसे ब्याह अपनी बेटी की परवरिश के लिए किया था, मगर इस 7 साल की बच्ची के साथ तुम जो बुरे बर्ताव करती हो वो हम सभी जन से छिपा नहीं है। हम तुम्हें बैजू की बच्ची के पर नहीं काटने देंगे। ये बच्ची पढ़ना चाहती है। खबरदार, जो तुम दोनों सौतेली माँ बेटी ने भावी भविष्य में इस बच्ची पर अपनी धौंस दोबारा आजमाई तो। सरपंच जी, मैं कल सुबह ही संध्या को विद्यालय में दाखिला करवा दूंगी। घर आने पर गौरी अपने रूप का गुमान दिखाती हुई कहती है, माँ, इस बात का पुख्ता प्रमाण पता चल गया कि ये संध्या सरासर मेरे सुंदर रूप से जलती है। गौरी के स्वर शब्द सुनकर क्रूर कामिनी संध्या पर ताबड़तोड़ कोड़े बरसाती है। मुझे मत मारो माँ, आह आह, और मारो माँ। इस काली की करहानी की आवाज सुनकर मेरे कानों को कितना सुकून मिल रहा है। विद्यालय जाने की इच्छा पूर्ति के लिए
संध्या को अपनी माँ और सौतेली बहन का सताव सहने की परीक्षा को पार करना पड़ता है। सरपंच के खौफ से कामिनी संध्या के स्कूल में दाखिला करवा देती है। संध्या सच्ची लगन से अपनी पढ़ाई करती है। ऐसे ही दिन सप्ताह महीने और महीने साल के मंजर में बदलते जाते हैं। संध्या और गौरी अब सयानी हो चुकी थी। दोनों बहनों की स्कूल की शिक्षा समाप्त हो चुकी थी। संध्या खुश मन से अपना अंक पत्र लेकर घर आती है। माँ, मैंने पूरे विद्यालय में अव्वल दर्जे से 12वीं परीक्षा पास की है। इस खुशी में मुझे छात्रवृत्ति भी मिली है माँ। संध्या की सफलता देखकर दोनों सौतेली माँ बेटी तिलमिला उठती हैं और गौरी बोलती है, तभी चुड़ैल आज स्कूल में इतना चहक रही थी। जरूर तेरी बुरी बला से मैं 12वीं में फेल हो गई। गौरी, तुम मेरी वजह से नहीं बल्कि पढ़ाई पर गौर ना करके फेल हुई हो। जबकि मैंने दिन रात एक कर दिया, तब जाकर मैंने इस आसमानी अवधि को प्राप्त किया है। संध्या के स्वर शब्द सुनकर गौरी गुस्से से बिलबिलाते हुए अपनी सौतेली बहन के बाल पकड़कर अत्याचार करती हुई कहती है, कल मुंह ही अपनी बुलंदियों का बखान करके मुझे जला रही है। तेरा मुझसे कोई मेल नहीं है। कहाँ मेरा चांद सा सुंदर चेहरा, कहाँ तू अमावस की काली बेला। माँ, अगले 1 हफ्ते तक मेरी सौतेली बहन को खाना मत देना। तेरा हुक्म सर आंखों पर मेरी सुंदर बेटी। गौरी संध्या का हाथ पकड़कर उसे कोठरी में डाल देती है। ऐसे ही हर कुछ दिनों पर संध्या को अपनी गौरी सौतेली बहन का सताव सहना पड़ता है। समय गुजरता है और फिर एक सांझ। माँ, मैंने सरकारी फॉर्म भरे थे। मेरी काबिलियत के बलबूते पर मुझे IAS की उपाधि प्राप्त हुई है। क्या कहा तूने? अरे तू कामकाजी हो जाएगी तो घर का चौका बर्तन कौन करेगा? गौरी, ये पद मेरा सपना है। गौरी गुस्सैल गुब्बारे सा मुंह बनाकर संध्या को जोरदार तमाचा जड़ती है। संध्या रोते हुए अपने कमरे का रुख कर लेती है। फिर एक रात गौरी अपने चेहरे पर सौंदर्य प्रसाधन लगाकर सो जाती है, मगर सवेरे उसे अलग ही मंजर देखने को मिलता है। अपनी सूरत को शीशे में निहारती हुई गौरी जोर शोर से चीखती है, ये क्या हो गया मेरे चेहरे को? अरे क्या हुआ गौरी, क्यों गाय की नाई गुहार रही है? अरे ये तेरा चेहरा चितकबरा कैसे हो गया? पता नहीं माँ। अरे रे, दूर रह मुझसे। ये सफेद दाग एकदम कोड़ के जैसा जान पड़ रहा है। पता चले तेरा ये रोग मुझे भी ना लग जाए। गौरी को रोता देख संध्या बिना कुछ सोचे उसे सीने से सटाकर कहती है, घबराओ मत गौरी, लगता है तुम्हारे सौंदर्य प्रसाधन ने बुरा प्रभाव दिखाया है। मैं अभी हल्दी चंदन का लेप लगा देती हूँ। संध्या के अथक प्रयास से गौरी के चेहरे का चकत्ता एकदम समाप्त हो जाता है, जिसके बाद गौरी पछताते हुए बोलती है, हमेशा ही मैंने अपने गोरे रंग का गुमान दिखाकर तुम्हें नीचा दिखाया, फिर भी तुमने मेरी मदद की। क्यों? कि तुम मेरी बहन हो गौरी। मैं तुम्हें रोता बिलखता नहीं देख सकती। बीती बातों को बिसारने में ही हित है। गौरी संध्या के गले लगकर माफी मांगती है। संध्या दीदी, मैंने तुम्हारे संग सौतेलेपन का बर्ताव किया, मगर तुम सगों से भी बढ़कर हो। सारी गलती सरासर मेरी है। मैंने गौरी को सौतेलेपन की सीख दी। अपना स्वार्थ साधने के लिए मैंने आपके सपने को साकार न होने दिया। जो हुआ उसे भूल जाइए। अभी भी मेरे पास समय है। आप दोनों का दिल दुखाकर संध्या अपने सपने को साकार नहीं करेगी। हम चाहते हैं कि तुम अपना सपना साकार करो संध्या। सौतेली माँ और बहन का बदला स्वभाव देख संध्या फूले नहीं समाती। आखिरकार आज संध्या का सपना साकार हो गया। संध्या ने अपने काले रंग को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, इसलिए आज वो एक बड़े पद पर बतौर IAS बनकर अपनी माँ और बहन की जिम्मेदारी को बखूबी संभाल रही है। टीचर बहू स्टूडेंट सास। जहां देश आगे बढ़ रहा है, आज भी कई ऐसे गांव हैं जो विकास और सोच में पिछड़े हुए हैं। ऐसा ही एक गांव है सहरसा, जहां ना तो कोई विद्यालय है, ना ही शौचालय, ना ही कोई विकास, क्योंकि सरपंच की सोच ही ऐसी है। चलिए एक नजर उनकी सोच पर डालते हैं। अरे औरतों के कदम घर में शोभा देते हैं। समय के साथ साथ सभी शहरी बेशरम की हदें पार किए जा रही हैं। बहुओं को बाहर कामकाज करने पर भेजते हैं। ससुर के नाती जानते नहीं कि बहू बेटियां पतंग की जैसी होती हैं।
जरा सी ढील दे दो तो हाथों से छूटने की कोशिश करती हैं। सरपंच जी, मेरे हिसाब से तो आपकी सोच सरासर गलत है। अरे ऐसा किस वेद पुराण में लिखा है कि बहुओं को बेड़ियों में बांध कर रखो? शायद आपके इसी सोच के चलते हमारा गांव सहरसा सारे गांव से पीछे छूटता जा रहा है। ये है कमला, जिसने शिक्षा के एक शब्द नहीं पढ़े, मगर उसकी सूझबूझ और सोच गांव में सबसे भिन्न है। शायद इसी सोच के मारे उसने अपने बेटे को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था। एक सांझ जुगल शिक्षा के साथ गांव लौटता है। माँ, ये शिक्षा है। अरे तू इतने सहमे स्वर में क्यों बोल रहा है? शिक्षा के गले में पड़ा मंगलसूत्र और मांग में पड़ा सिंदूर साफ तौर से बयां कर रहा है कि ये मेरी बहू है। आपको हमारी शादी से कोई आपत्ति नहीं? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि मेरे इस गवारों के गांव में शहर से शिक्षा आई है। शिक्षा अपनी सास का आशीर्वाद लेती है, जिसके बाद वो तीनों हंसी खुशी रहना शुरू करते हैं। देखते ही देखते एक सप्ताह बीत जाता है। फिर एक शाम। सासू माँ, सारा दिन आप एकदम खाली रहती हैं? बहू, सारा काम तो तू ही कर देती है, जिस कारणवश तेरी सास के पास घुइयां छीलने का भी काम नहीं। माँ जी, आप पढ़ना क्यों नहीं शुरू करती? अरे शिक्षा बहू बौरा गई है क्या? इस बुढ़ापे में मैं भला पढ़ लिख कर क्या करूंगी? सासू माँ, पढ़ने लिखने की कोई उम्र सीमा नहीं होती। अपने बीए पढ़ी हुई बहू का फायदा उठाइए। अगर आप पढ़ेंगी तो आपकी देखा देखी गाँव की औरत भी पढ़ाई के प्रति रुचि रखेंगी। हम दोनों सास बहू के इस शुरुआत से इस गांव में बड़ा बदलाव आ सकता है। ठीक है मेरी टीचर बहू, अब से तू मेरी टीचर, मैं तेरी स्टूडेंट। कमला स्टूडेंट बनकर अपनी टीचर बहू शिक्षा से प्रत्येक सांझ पढ़ने लगती है, मगर जल्द ही इस बात से पूरे सहरसा गांव में सनसनी मच जाती है। कहीं औरतों की मंडली में बातें बनती हैं, तो कहीं मर्दों के बीच। एक शाम जब दोनों सास बहू बाजार की ओर अग्रसर हो रही थीं, तो चंदा और झुमरी उन्हें रोक कर कहती हैं, कहाँ जा रही है ये टीचर बहू और स्टूडेंट सास की सवारी? तनिक हम दिनों औरतन को भी स्वर व्यंजन का पाठ पढ़ाई दो बबुनी। शिक्षा झुमरी के स्वांग में आकर कहती है, हाँ झुमरी मौसी, क्यों नहीं, आप भी कल शाम को मेरे घर आ जाइएगा। मैं सासू माँ के साथ आपको भी पढ़ा दूंगी। धत्तेरे की, बंद कर आपन बकैती। अरे कैसन सास है तू कमला, कहाँ तो के आपन बहुरिया पर ससुराल के शासन का दबदबा बनावल चाहत रहे, तू स्टूडेंट बनकर पढ़ाई के पाठ पढ़त है, शर्म नहीं आवत है? अरे जो करे शर्म उसके फूटे करम। अरे मैं तो कहती हूँ तुम सब भी पढ़ना शुरू कर दो। चल झुमरी, हमें नहीं पढ़ना कोई पाठ। सरपंच जी को खबर लग गई ना, सांस लेने पर आफत कर देंगे। सप्ताह भर के भीतर ही यह खबर सरपंच के पास पहुंचती है। अरे क्या हुआ रामुआ, तेरा मुंह कद्दू के जैसा काहे लटका है? सरपंच जी, कमला की बहू शिक्षा टीचर बनकर अपनी सास को पढ़ाई लिखाई में ट्रेंड कर रही है। अगर ऐसा ही रहा तो कल को हम सभी की मेहरियां भी कहीं शिक्षा आंदोलन न कर दें। शिक्षा का संक्षेपण सुनकर सरपंच का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो सारे गांव समेत सास बहू के पास आता है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ कमला, तुम अपनी बहू से पढ़ रही हो? अब मेरी बहू बीए पढ़ी लिखी है और मैं अंगूठा छाप, इसलिए वो अपने सास को पढ़ा कर काया पलट कर रही है। अरे तुम्हारी बेशर्म बहू की बदौलत अगर गांव की किसी भी दोगाई ने बगावत की तो भला नहीं होगा, इसलिए बंद करो ये। सरपंच जी, वो प्रचार नहीं सुना क्या आपने? पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। सप्ताह भर के भीतर ये पढ़ाई लिखाई बंद नहीं की तो तुम दोनों सास बहू को उठाकर गांव की सीमा से बाहर फेंक दूंगा। सरपंच जी, आपके खोखले धमकियों से हम सास बहू नहीं डरने वाली। चाहे तो आप अपने एड़ी चोटी का जोर आजमा कर भी देख लीजिए। सास बहू के हौसले के सामने सरपंच के स्वर फीके पड़ जाते हैं और वो थक हार कर वहाँ से चला जाता है। इधर कमला रोजाना स्टूडेंट बनकर अपनी टीचर बहू से पढ़ाई की ट्रेनिंग लेने लगी थी। वेरी गुड माँ जी, आपने 2 दिन में ही संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण भी सीख लिया। अब एक उदाहरण देकर जरा मुझे क्रिया विशेषण समझाइए। ठीक है बहू। झुमरी झूम झूम कर सारे गांव में सास बहू की पढ़ाई की खबर फैलाती है। इसमें विशेषण है झुमरी का झूमर और क्रिया है खबर फैलाना।
वाह मेरी स्टूडेंट सासू माँ, क्या सॉलिड एग्जाम्पल दिया है। वह दिन दूर नहीं जब तेरी सास पटर पटर अंग्रेजी के शब्द भी बोलेगी। कमला की पढ़ाई में बढ़ी रुचि और बदली बेहतरता को देखकर कल तक जो औरतें अपनी बुरे बोलबाले से उसे नीचे दिखाती थी, आज वो सास की सराहना करते नहीं थक रही थी। चंदा, लगता है हम बुरबकिये कर दीस। अरे कमला गोरी मेम के जैसे अंग्रेजी छाटे लागल है। अब तो हमरा भी मन करता है कि कमला बहू की शिक्षा की आड़ी बाड़ी में दाखिला ले लें। बेबाक भी अकल लुगाई, आड़ी बाड़ी में बच्चन पढ़ते हैं, शिक्षा की ट्रेनिंग टीचर कहते हैं। दोनों सास बहू शिक्षा के पास आकर पढ़ाई के प्रति अपनी रुचि जाहिर करती हैं। अरे शिक्षा बहू, हम दोनों को भी पढ़ा दे। हाँ बहू, आज हमके बुझा गईल कि जीवन माँ शिक्षा का मूल सर्वोपरि है। तुम दोनों फिर से कोई स्वैंग तो नहीं रचा रही? अरे शिक्षा की देवी सरस्वती की सौगंध, हम पढ़े के चाहते हैं। हम कल रेडियो प्रसारण पर सुने रहे कि शिक्षा ही सफलता की सीढ़ी है। शिक्षा सच्ची लगन से तीनों को पढ़ाने लगती है। ऐसे कि कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक रोज झुमरी को जाता देख उसका पति रमुआ कहता है, अरे झुमरी, इतना झूम झूम कर कहाँ जाते हैं? अरे हम कमला के पतोहू के पास पढ़े जाते हैं। ये सुनकर रमुआ गुस्से से बिलबिलाते हुए कहता है, अरे का बोलत है ससुरी, तोके भी वो कल मुही कमला के जैसन पाठ पढ़े के खुमारी चढ़त है रे। तेरे कदम दहलीज से बाहर पड़े तो काट कर बोरी में भर दूंगा। बस, अरे हम औरत हैं, तोहार हाथ के कठपुतली नहीं जो जब चाहे जैसन चाहे नचाओगे। बहुत बकैती सीख गई है तू। आज तो के दो मैं से एक को चुनैनी पड़ी। तोरे खातिर पढ़ाई जरूरी है कि पति? अरे एक औरत के आपन कोनो खुशी नहीं होते का? पहले मायके के मान मर्यादा, फिर ब्याह के बाद ससुराल और सास के शासन और अंत में पति के प्रताड़न। हर जन उके पिंजरा में कैद करे चाहत है का औरत के उड़ान भरे का हक नहीं। झुमरी का सच्चा संक्षेपण रमुआ को चुप्पी साधने पर मजबूर कर देता है। अब धीरे धीरे गांव की सभी सास स्टूडेंट बनकर शिक्षा से पढ़ लिख कर सही फैसले लेना सीख जाती हैं, जिसे देख सरपंच सभी को सभा में बुलाता है। शिक्षा, मैं तुम्हारे हौसले की सराहना करता हूँ। तुमने न सिर्फ मेरी सोच बल्कि इस पिछड़े गांव समेत पतियों के पर भी काट कर रख दिए। मैं कुछ समझी नहीं सरपंच जी। सहरसा में तुम्हारे आने से पहले मुझ सरपंच के पास आए दिन गांव के दंपत्ति के कलेशों का दुखड़ा धंधा आता था, मगर सचमुच ये शिक्षा का ही प्रभाव है कि गांव की सभी औरतों के शब्द सयानों में हो गए हैं। साथ ही उनका पतियों का झूठा पुरुषार्थ भी जड़ से खत्म हो गया है। अब सहरसा गांव में विद्यालय होगा जहां की टीचर तुम होगी शिक्षा। ये खुशखबरी सुनकर गांव की सभी स्टूडेंट सास से लेकर उनकी बहू स्टूडेंट भी शिक्षा को बधाई देती हैं। दोस्तों, कोई भी बड़ा बदलाव अचानक नहीं आता, उसके लिए छोटे कदमों से शुरुआत करनी पड़ती है, जो शिक्षा और उसकी सास ने किया था, जिसके चलते आज अब तक कल का पिछड़ा हुआ सहरसा आज पढ़े लिखे की श्रेणी में शुमार है। बच्चों की बलि देने वाला शैतान। आ गया मैं, वापस आ गया। आज अमावस की रात है। गांव वालों मेरे सामने आओ, मेरी इच्छा पूरी करो, जल्दी आओ। नहीं आए तो जानते हो ना, इस गांव को शमशान बना दूंगा। भयंकर शैतान के बोलते ही आसपास का माहौल बिगड़ जाता है। तेज आंधी आती है, पूरे गांव की लाइट चली जाती है। गांव वाले लोग थर थर कांपने लगते हैं। तभी विनायक लालटेन जलाता है और शांता अपने बेटे को गले से लगा लेती है। विनायक जी, मुझे लगता है वो शैतान आ गया है। इस बार भी बलि लेकर ही रहेगा। मैं अपने बच्चों को नहीं देना चाहती विनायक। मेरा विनू अभी छोटा है, अभी तो उसे ठीक से 2 साल भी पूरा नहीं हुआ। तुम जानती हो ना, अगर हमने अपना बच्चा उस राक्षस को नहीं दिया तो वो सूंघते सूंघते यहाँ आ जाएगा, वरना गांव वाले हमसे हमारा बच्चा छीनकर उस राक्षस को सौंप देंगे। नहीं नहीं, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। मेरा बच्चा देखे तो कितना छोटा है वो। अरे समझने की कोशिश करो शांता, हमें बच्चा देने जाना होगा। अरे वो आ चुका है। गांव के सभी लोग हाथ में मशाल लिए शांता के घर पर आते हैं। खुद दरवाजे पर खटखटाने लगते हैं। दरवाजा खोलो शांता, दरवाजा खोलो, वो राक्षस आ चुका है। हमें चलना चाहिए, वरना वो पूरे गांव को ले डूबेगा।
विनायक, विनायक रोकिए ना इन्हें, रुकिए, आप मुझे छुपा दीजिए वरना ये मेरा बच्चा मुझसे ले जाएंगे। दरवाजा खोलो, राक्षस आ चुका है, ज्यादा देर नहीं रुकेगा, अपने बच्चे को लेकर चलो। विनायक अपने 1.5 साल के बच्चे को शांता की गोद से जबरदस्ती लेकर उस राक्षस की ओर बढ़ता है और शांता उसका पैर पकड़कर अपने बच्चे की भीख मांगती है। पर विनायक आंखों में आंसू लिए दिल को संभाले आगे की ओर बढ़ता है और राक्षस को कहता है, राक्षस, ये लो तुम्हारी बलि, मैं अपने बच्चे को ले आया, ले जाओ इसे। आकर आ ही गया, मैं खुश हूँ। तुमने चुपचाप मुझे अपना बच्चा देना मंजूर किया, लाओ अब। विनु, मेरा बच्चा राक्षस, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दो, चाहे मुझे मार डालो। क्या है ये सब? क्या तुम इस बच्चे को देना नहीं चाहते? जानते हो ना बदले में तबाही होगी। नहीं राका, तुम ले जाओ हमारे बच्चे को। ये हुई ना बात। शांता अपने बच्चे के लिए बहुत बिलखती है, पर विनायक उसे जाने नहीं देता, उसका हाथ पकड़ लेता है। इतने में राक्षस बच्चे को लेकर जंगल में पहुंच जाता, उसे एक घेरे में रखता है और बलि चढ़ाने की विधि करने लगता है। ओम वें क्लीं राक्षस असुरः ध्वनि उच्चारति असुरः अम्मा। इस बच्चे की बलि स्वीकार कीजिए बलिसुर। राका के ये विधि करते ही वो उस बच्चे को तलवार से काटकर उसका रक्त राक्षस को अर्पण करता है। तभी बलिसुर उससे खुश होकर चला जाता है। आखिर मेरा ये काम पूरा हुआ। गांव वालों, अब अगले साल आऊंगा, मैं फिर से एक बच्चे की बलि चढ़ाऊंगा, तो तैयार रहना, अमावस के दिन ही आऊंगा। यहाँ एक तरफ राका खुश होकर अपने अगले साल आने के लिए गायब हो जाता है, वहीं शांता बहुत रो रही थी। विनायक और पड़ोसन उसके पास दिलासा देने आते हैं तो कहती है, दूर हो जाओ सब मुझसे, दूर हो जाओ, किसी से बात नहीं करनी मुझे। तुम सब मेरे बच्चे के कातिल हो, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। और आप, अब से आप मेरे पति नहीं हैं। अपने हाथों से अपने बच्चे को उस राक्षस को सौंप दिया। ये कहकर शांता घर में खुद को बंद कर लेती है। विनायक भी टूट जाता है। ऐसे ही अगले साल फिर वो राक्षस अमावस की रात को आता है और इतने ही छोटे बच्चे को उसकी माँ बाप उसे राक्षस को सौंप देते हैं, जिसके बाद वो राका वही विधि करके अपने बलिसुर को बच्चे की बलि चढ़ा देता है। आखिर गांव पर ऐसी क्या विपदा आई थी जो माँ बाप को मजबूर होकर अपने बच्चे को खुद उस राक्षस को सौंपना पड़ता था? जानने के लिए कहानी के दिलचस्प मोड़ की ओर आगे बढ़ते हैं। पिछले 3 सालों में उस राक्षस ने 3 छोटे नवजात शिशुओं की जान ले ली थी। अमावस की चौथी रात आने को थी। फिर सुनैना और मोहित शहर से इस गांव में अचानक से रुकने के लिए आ गई थी। रास्ते में उनकी खराब कार हो जाती है कि 1 साल का बच्चा वो हाथ में लिए कहती है, सुनिए, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक क्या हम यहाँ रुक सकते हैं? जी वो, अब पर आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या मतलब आपका? हाँ जी, कुछ नहीं, मैं आपको रहने का कमरा दिखाता हूँ, आप यहाँ आ जाइए। सुने ना, लाओ बच्चे को मुझे दे दो। नहीं मोहित, मैं संभाल लूंगी, आप बैग्स का ध्यान रखिए और इसकी दूध की बोतल दे दीजिए। ये लो। इस तरह विमलेश और उसकी पत्नी उन दोनों को अपने घर का एक कमरा दे देते हैं। तभी विमलेश कहता है, हाँ जी, जब तक आप चाहें यहाँ रह सकते हैं, और कुछ चाहिए होगा तो हमें बता देना। जी जरूर। तभी विमलेश कमरे में छोड़कर अपनी पत्नी मोना से कहता है, अरे तुम पागल हो क्या, जो इन्हें सब कुछ बोलने वाली थी? विमलेश, मेरा बोलना जरूरी था, कहीं वो राक्षस इनके बच्चे को भी ले गया तो? 3 दिन बाद वो आने ही वाला है। तो आने दो, कम से कम इस बार हमारे गांव का बच्चा तो बच जाएगा राक्षस की बलि चढ़ने से। आप कैसी बातें कर रहे हो? बच्चा बच्चा होता है, चाहे वो गांव का हो या शहर का हो। तुम सही कह रही हो, पर तुम्हें चुप रहना होगा, हमारी भलाई इसी में है। 2 दिन बीत जाते हैं। सुनैना और मोहित को गांव के लोगों का चुप चुप और डर के रहना बड़ा अजीब सा लगता है।
अगले दिन अमावस की रात फिर आती है। तेज आंधी चलती है, लाइट चली जाती है। गांव के सभी लोग मशाल लिए इसी जगह खड़े हो जाते हैं और विमलेश, मोना उसके बच्चे को उठाकर चल देते हैं। मेरे बच्चे को कहाँ लेकर जा रहे हो? और गांव में अचानक से अंधेरा कैसे हो गया? अरे राक्षस आ रहा है और तुम्हें अपने बच्चे की बलि देनी होगी। तुम्हारे बच्चे को ले जाएगा राक्षस। मेरे बच्चे को छोड़ दो, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। क्या राक्षस लगा रखा है तुम लोगों ने? ये इस गांव का एक नियम है। हर साल की एक अमावस की रात को राक्षस गांव के एक नवजात बच्चे को ले जाता है। तुम्हें इस गांव में आना नहीं चाहिए था। यहाँ नवजात बच्चा सिर्फ तुम्हारा है, इसलिए बलि तुम्हारे बच्ची के ही चढ़ेगी। ये क्या बकवास है? छोड़ो हमारे बच्चे को। ये गांव का काला सच है। तुम्हारी तरह 3 माओं ने अपने बच्चे को ऐसे ही खोया है। पर क्यों? ऐसा क्या हुआ था कि आप सब हर साल उस राक्षस को बच्चा देना पड़ता है? क्योंकि आज से 3 साल पहले वो इस गांव में आकर आतंक मचा रहा था। उससे बचने के लिए पूरा गांव उसके कदमों में झुक गया और कहा, सब तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, हमें बख्श दो, यहाँ से चले जाओ, मासूम लोगों को मत मारो। ऐसे कैसे चला जाऊंगा? या तो तुम सबका खून पी लूंगा या तुम मुझे बच्चा दोगे। मतलब ये कि अगर तुम चाहते हो मैं तुम सबको ना मारूं तो हर साल अमावस की रात आऊंगा और एक नवजात शिशु को ले जाऊंगा और फिर उसकी बलि चढ़ाऊंगा। गांव वाले राक्षस की बात से हाहाकार करते हैं, पर अंत में उसकी बात मानकर उसे बच्चा दे दिया करते थे, जिसकी वो बलि चढ़ाता था। तब से हम हर साल उस राक्षस को अपना एक बच्चा दे देते हैं। आपने उस राक्षस की बात मान ली, लेकिन उस राक्षस को खत्म करना नहीं चाहा। पर मैं उस राक्षस को खत्म करके ही रहूंगी और अपना बच्चा हरगिज नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ सुनैना। क्या आप सब हमारे साथ हैं? जितना जल्दी हो सके उस भूत को मारने की तरकीब सोचिए। गांव वाले उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तभी भीड़ से एक औरत निकलकर कहती है, बेटा, मेरे पास एक दिव्य माला है। अगर उस माला को वो राक्षस छू ले तो वो मर सकता है, पर ये बहुत कठिन कार्य है क्योंकि वो माला बहुत प्रकाश करती है और राक्षस उसे देखते ही जान जाएगा, तो वो उसे नहीं छुएगा। मुझे पता है वो माला कैसे छुएगा। मैं एक नकली बच्चे को वो माला लपेट दूंगी। वो राक्षस जैसे ही उस बच्चे को हमारे हाथ से लेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, ये तरकीब जरूर काम करेगी। सुनैना जल्दी से गुड्डे के बच्चे को उस माला से लपेटकर बच्चे के कपड़े पहना देती है। तभी वो राक्षस गुर्राने लगता है। गाँव वालों, मैं आ गया हूँ, जल्दी से मुझे वो बच्चा दो, मैं उसकी बलि चढ़ाऊंगा। ये लो मेरा बच्चा, ये लो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। तुम इस गांव की तो नहीं लगती, बच्चा तो मैं ले जाऊंगा वैसे। लाओ दो। ये कहते ही राक्षस उसके हाथ से बच्चा छीन लेता है और माला के स्पर्श होते ही वो राक्षस बम की तरह जोर से फट जाता है, जिसके बाद वो राक्षस का अंत होता है और सुनैना, मोहित अपने बच्चे को लेकर हमेशा के लिए अपने शहर चले जाते हैं। जादुई सोने का हाथी। एक हरियापुर के छोटे से गांव में एक शगुन नाम की लड़की एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही होती है। कहाँ गई तुम नथु? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम जहाँ कहीं भी हो वापस लौट आओ। वो बेचारी रो ही रही होती है कि इतने में कुछ गांव के लोग भागते हुए उसके पास से गुजरते हैं। अरे अरे भागो रे भागो, अरे अपनी जान बचाकर भागो, अरे वो जादुई सोने का हाथी आ गया है, पूरे गांव में तबाही मचा रहा है, सभी अपनी जान बचाकर भागो यहाँ से। ये सुनते ही शगुन उठ खड़ी होती है और वहां से चल देती है। कुछ ही दूरी पर चलने के बाद उसे गांव के अंदर एक सुनहरा सोने का हाथी दिखाई पड़ता है, जिसे देखते ही शगुन उसके पास जाती है। शांत हो जाओ नथु, शांत हो जाओ। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। आखिरकार तुम लौट आए।
शगुन को देखते ही विशाल सोने का हाथी उसके सामने झुक जाता है और अपनी सूंड से चारों तरफ सोने के सिक्के बिखेरने लगता है। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। मैं जानती हूँ मुझे देखकर तुम्हें बहुत खुशी मिली है। चलो, माँ पिताजी तुम्हारा घर पर इंतजार कर रही है। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया था। ये गांव वाले मुझे जबरदस्ती पकड़कर लेकर गए थे। इन्होंने मुझे बहुत चोट पहुंचाई। शगुन अपने जादुई सोने के हाथी को लेकर वहां से चलने लगती है। आखिर वो हाथी घबरा कर गांव वालों को क्यों मार रहा था और गांव वाले उसे चुराकर कहां लेकर गए थे? आखिर वो जादुई हाथी आया कहां से? चलिए कहानी में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। कुछ साल पहले एक छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। अरे बेटी शगुन, कहाँ हो बेटा? तुम जल्दी से आओ, चलो जंगल चलकर लकड़ियाँ तोड़कर लाते हैं। अरे वाह पिताजी, आज आप लकड़ियाँ तोड़ने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं, बहुत मजा आएगा। शगुन अभी 8 साल की होती है। कौशल उसे जंगल में लकड़ियाँ तोड़ने के लिए ले जाता है। वहीं घर पर कौशल की पत्नी बीना खाना बना रही होती है। शगुन जंगल में जाकर यहाँ वहाँ प्यारे प्यारे फूलों को इकट्ठा करती रहती है। अरे बेटा, इतने सारे फूल इकट्ठे कर लिए तुमने। चलो घर चलते हैं, मैंने लकड़ियाँ तोड़ ली। कौशल अपनी बेटी शगुन को लेकर जा ही रहा होता है कि इतने में उसे एक हाथी के बच्चे की आवाज आती है। अरे पिताजी, यहाँ किसी हाथी के बच्चे की आवाज आ रही है। हाँ बेटा, मुझे लगता है कोई मुसीबत में है। चलो चलो देखते हैं। कौशल जंगल के हाथी के बच्चे की आवाज के पीछे चलने लगता है। तभी उसे एक गड्ढे के अंदर छोटा सा हाथी दिखाई पड़ता है। अरे ये बेचारा तो यहाँ पर फंस गया है। बेटा, हमें इसे बाहर निकालना होगा। कौशल हाथी को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो हाथी कौशल से कहता है, मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे वाह पिताजी, ये हाथी तो बोलता भी है। अरे तुम एक हाथी होकर बोल कैसे सकते हो? तुम तो एक जानवर हो ना? मैं एक मायावी जानवर हूँ। मेरे अंदर जादुई शक्तियाँ हैं। वो शक्तियाँ मुझे जंगल के देवता ने दी थी ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं और जंगल को बचा सकूं। तो फिर मुझे भी दिखाओ अपना जादू। मुझे भी तुम्हारा जादू देखना है। शगुन के इतना कहते ही हाथी सोने के हाथी में बदल जाता है और अपनी सूंड से सोने के सिक्के निकालता है। अरे वाह, तुम तो सच में एक सोने के जादुई हाथी हो। पिताजी, क्या हम इसे अपने साथ ले जा सकते हैं? लेकिन बेटा, इस हाथी की बिना मर्जी के हम इसे कैसे लेकर जा सकते हैं? मैं आप लोगों के साथ चलना चाहता हूँ। कौशल और शगुन उस जादुई सोने के हाथी को अपने साथ घर ले आते हैं, जिसके बाद बीना हाथी को देखकर कहती है, अरे हमारे घर में हमारे खुद के खाने के लाले पड़ रहे थे और आप हो कि इस हाथी को भी ले आए। अब इसका पेट कैसे पालेंगे हम लोग? कौशल और शगुन बीना को जादुई हाथी के बारे में बताती हैं, लेकिन बीना को उनकी बातों का यकीन नहीं होता, जिसके बाद जादुई हाथी सोने के हाथी में बदलकर अपनी सूंड से सोने के सिक्के निकालकर दिखाता है। मैं कोई मामूली हाथी नहीं हूँ, मैं हूँ सोने का जादुई हाथी। उस दिन के बाद से शगुन और हाथी का बच्चा दोनों एक साथ रहने लगते हैं। शगुन हाथी के साथ खेलकर बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ जादुई हाथी अपने जादू से उनकी आर्थिक व्यवस्था भी ठीक कर देता है। कुछ ही समय बाद खेलते कूदते वे दोनों काफी बड़े हो जाते हैं, लेकिन कौशल गांव वालों से जादुई सोने के हाथी के बारे में सारी बात छुपा कर रखता है। लेकिन इस बात का पता गांव के एक आदमी को चल जाता है। अरे देखो कौशल भाई, बात अगर हम दोनों के बीच रहे तो काफी अच्छा होगा। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि सोने की जादुई हाथी से थोड़ा बहुत मुनाफा मुझे भी होता रहे। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं अपने नत्थु को किसी के लिए गलत इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। अरे चले जाओ यहाँ से। तुमने मुझे ना किया? अरे इसका हर्जाना तो तुम्हें भरना ही होगा। अब देखना मैं क्या करता हूँ। निर्मल धीरे धीरे पूरे गांव में जादुई सोने के हाथी के बारे में अफवाह फैला देता है, यहाँ तक कि वो गांव के मुखिया को भी भड़का देता है। अच्छा, तो ये बात है, इसलिए वो कौशल का बच्चा इतनी जल्दी अमीर हो गया। वो हाथी तो मेरे पास होना चाहिए।
रातों रात मुखिया अपने गुंडों को भेजकर हाथी को बेहोशी का इंजेक्शन लगवा देता है और उसे किसी तरह उनके घर से चोरी करवा देता है। जिसके बाद मुखिया जादुई सोने के हाथी को जंगल के बीचों बीच एक बड़ी सी हवेली के अंदर लेकर आता है, जहां एक बहुत बड़ा पिंजरा होता है। अरे चल मेरे हाथी, अब तू अपना जादू दिखा और सोने का बनकर मुझे सोने के सिक्के दे। सोने का जादुई हाथी उसकी एक नहीं सुनता, जिसके बाद मुखिया को गुस्सा आता है और वो अपने गुंडों से कहकर उसके ऊपर कोड़े बरसाने लगता है। अरे मत मारो मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आखिर मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? अरे वाह, तुम बोल भी सकते हो। मैं तो जानता ही था कि तुम जादुई हाथी हो। अब जल्दी से सोने के सिक्के निकाल, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मेरा जादू केवल अच्छे और बुरे लोगों के लिए ही इस्तेमाल होता है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, जादू काम नहीं कर पाएगा। ये सुनते ही मुखिया को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो खुद भी बेचारे हाथी को कोड़े मारने लगता है। जिसके बाद हाथी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में पूरे पिंजरे को तोड़ देता है। जादुई सोने के हाथी का गुस्सा उसे और भी विशाल बना देता है, जिसके बाद वो वहां से भाग जाता है और गांव में पहुंच जाता है। अरे भागो भागो यहाँ से, अरे हमारे गांव में विशाल हाथी घुस आया है, अरे अपनी अपनी जान बचाओ, अरे भागो। हे भगवान, इतना विशाल हाथी, लेकिन इसका रंग सोने का क्यों है? अरे बहन, ये वक्त पूछने का नहीं, अपनी जान बचाकर भागने का है। अरे चलो यहाँ से चलो, नहीं तो ये हाथी किसी को नहीं छोड़ेगा। लोगों की भगदड़ देखकर बेचारी रोती हुई शगुन पेड़ के नीचे से उठकर जाती है, जिसके बाद उसे उसका हाथी मिल जाता है और वो उसे प्यार करने लगती है। जिसके बाद शगुन हाथी को शांत करके अपने माता पिता के पास लेकर जाती है। पिताजी, पिताजी, कहाँ हो आप? देखो, हमारा नत्थू वापस आ गया है। तभी कौशल और बीना घर से निकलकर बाहर आते हैं, जहां उन्हें नत्थू एक विशाल आकार में दिखाई पड़ता है। जैसे ही नत्थू कौशल और बीना को देखता है, वो फिर से खुशी के मारे झूमने लगता है। जिसके बाद उसकी सूंड से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। अरे वाह नत्थू, तुम तो आज सोने के सिक्के की बारिश करती जा रही हो। मुझे लगा कि अब मैं फिर कभी आपसे नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन मेरे गुस्से से मेरी शक्तियां और बढ़ गईं। अरे तुम्हें वापस अपनी आंखों के सामने देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से वापस जंगल की रखवाली के लिए चले जाना चाहिए, क्योंकि अब हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे। तुम्हारा आकार भी बहुत बड़ा हो गया है। आप सही कहते हो, जंगल ही मेरा घर है और मुझे वहीं रहना चाहिए। कौशल और शगुन दोनों मिलकर जंगल के अंदर नत्थू के लिए बहुत बड़ा घर बनाते हैं, जिसके बाद नत्थू उसी में रहने लगता है। गांव के किसी भी गरीब व्यक्ति को मदद की जरूरत पड़ती तो वो सभी जंगल में नत्थू के पास चले जाते। अब नत्थू से पूरा गांव बहुत खुश होता है और उसको पूजने लगता है। चुड़ैल पर तांत्रिक का वार। तबाही होगी, तबाही, कोई नहीं बचेगा। इतना परेशान करूंगी कि लोगों की रूह कांप जाएगी। आ रही हूँ क्रांतिपुर गांव वालों, मैं आ रही हूँ। ये कहते ही हवाएं और तेज चलने लगती हैं। धीरे धीरे चुड़ैल उस गांव की ओर बढ़ने लगती है। तभी चुड़ैल को एक आदमी दिखता है, जिसके शरीर में घुसकर चुड़ैल आसपास की चीजों को तोड़ने लगती है। पेड़ में अपना सिर मारती है, मटके उठाकर तोड़कर बोलती है, अरे कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे। तोड़फोड़ की आवाज सुन उस आदमी की पत्नी निमकी घबराकर उसे रोकते हुए कहती है, अजी आप ये क्या कर रहे हैं मोहन जी? आपने सारे मटके तोड़ दिए और अपने सर में चोट लगा ली। रुकिए मोहन जी। कौन है तू? कौन है? चली जा मेरे सामने से, मार डालूंगा तुझे। हट जा तू भी। ये बोलकर वो उसे धक्का मार देता है। तभी उठकर निमकी उसको फिर से रोकती है। देखिए रुक जाइए, मैं आपको अब ऐसा और कुछ नहीं करने दूंगी। मैंने कहा रुक जाइए। ये क्या हो गया है आपको? तभी मोहन अपनी पत्नी का गला पकड़कर कहता है, मैंने कहा था ना, मेरा रास्ता छोड़ दे। लगता है तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। मोहन जी छोड़िए मेरा गला, मुझे दर्द हो रहा है। आपके अंदर किसी चुड़ैल की आत्मा घुस गई है। मैं अपने पति को बचा कर ही रहूंगी। देखो, छोड़ो मेरे पति को चुड़ैल। तेरा पति अब तुझे वापस नहीं मिल पाएगा। मैंने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। तू जानती नहीं है, मैं इतनी ताकतवर हूँ कि आज तक
7 पुश्तों के तांत्रिक भी मुझे पकड़ नहीं पाए हैं। छोड़ मुझे चुड़ैल, आएगा तेरा अंत भी आएगा। कोई तो महापुरुष होंगे जो तुझे तेरी असली जगह दिखाएगा। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे ये धमकी दी, अब मैं तुझे मार डालूंगी। ये बोलते ही चुड़ैल निमकी का गला दबाकर मार डालती है। साथ ही चाकू उठाकर अपना गला काट देती है, जिससे मोहन मर जाता है और वो बोलती है, बड़ी आई थी मुझसे उलझने, ये तो शुरुआत है। धीरे धीरे इस गांव को मैं शमशान बनाकर ही छोड़ूंगी। ये बोलते ही चुड़ैल अपने अगले निशाने की ओर जाती है। आखिर इतनी ताकतवर चुड़ैल कौन थी जिसे इतने सारे तांत्रिक ने मिलकर नहीं मार पाए? आखिर क्यों ये चुड़ैल गांव के लोगों को मारना चाहती थी? क्या इस चुड़ैल को कोई तांत्रिक मात दे पाएगा? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। उड़ते उड़ते चुड़ैल एक 17 साल की लड़की तीशा के शरीर में घुस जाती है और खुले बाल, लाल आंखें कर अजीब बर्ताव करने लगती है। चुपचाप घूरती चींटी को देखकर उसे मसल कर खा जाती है। ये देखकर उसकी माँ बोलती है, तिशा बेटा, क्या है? तू एक चींटी को क्यों खा गई? मैं कुछ पूछ रही हूँ, बोल क्यों नहीं रही? कांची बार बार पूछती है पर तिशा कुछ नहीं कहती और चुपचाप उठकर चली जाती है। शाम को उसे खाना देती है तो तिशा उस प्लेट को फेंक देती है। तभी कांची उससे कहती है, तिशा, ये क्या बदतमीजी है? ये खाना क्यों गिराया तुमने? देख रही हूँ कल से बेहुदा बर्ताव कर रही हो। मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो। मुझे कुछ नहीं कहना। नहीं, मुझे बताओ, ऐसे घूर क्यों रही हो? ये कैसी शक्ल बना ली है तुमने अपनी? बोलो, बोलती क्यों नहीं? कांची के बार बार बोलने पर तिशा में बसी चुड़ैल अपने असली रूप में आकर कांची को धक्का दे देती है और घर की सारी चीजें तोड़ फोड़ करने लगती है। कांची डर कर कहती है, बेटा, ये तुझे क्या हो गया है? तू कैसा बर्ताव कर रही है? कोई बेटी बेटी नहीं हूँ मैं तेरी, चुड़ैल हूँ चुड़ैल। मार डालूंगी तुझे, मेरे रास्ते से हट जा। बेटा, ये क्या हो गया है तुझे? देख, मेरे पास मत आ, मैंने कहा पास मत आ। चुड़ैल के बोलने के बावजूद भी कांची बार बार उसके करीब ही जाती है। तभी वो एक हाथ से पलंग को उठाकर दीवार में मार देती है। घर की सारी चीज उड़कर कांची को मारने लगती है। बेटा, ये तू क्या कर रही है? मैं तेरी माँ हूँ। चली जा यहाँ से। चुड़ैल के खौफ के कारण कांची घर से बाहर चली जाती है। तभी उसकी ऐसी हालत देखकर पड़ोसन सरोज कहती है, कांची, क्या हुआ तुझे? ये सर पर इतनी चोट कैसे लगी? वो मेरी बेटी, उसके अंदर चुड़ैल घुस गई है। उसने मेरी बेटी के शरीर पर कब्जा करके पूरे घर में उथल पुथल मचा दी है। हाय रब्बा, तू कोई शक्तिशाली चुड़ैल है? हमें योगी बाबा के पास जाना होगा। वो पहाड़ की चोटी पर तपस्या करते और जाने माने तांत्रिक बाबा है। उससे मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? तुम परेशान मत हो, वो तांत्रिक बाबा बहुत अच्छे हैं। तुम्हारी बेटी जरूर ठीक हो जाएगी। मेरे साथ चलो। ठीक है। ये कहते ही सरोज उसे तांत्रिक बाबा के पास ले जाती है और उन्हें सब कुछ बताती है। तभी तांत्रिक बाबा कहते हैं, अक्लम बम बम बुम, क्या हुआ? मेरी तपस्या क्यों भंग की गई? ऐसी क्या आपदा आ गई है? बाबा मेरी मदद करो। हमारे गांव में एक चुड़ैल का साया घूम रहा है। वो चुड़ैल, उसने मेरी बेटी पर कब्जा कर लिया है और घर में उथल पुथल मचा दिया है। लगता है ये वही बरसों पुरानी चुड़ैल है जिसने पहले के तांत्रिकों को मार डाला है। लेकिन अब मेरा इस पर वार भारी होगा। इसी के लिए मैंने इतने समय से कड़ी तपस्या की है। बेफिक्र रहिए और मुझे उसके पास ले चली। दोनों औरतें तांत्रिक को अपने गांव में ले जाती हैं और तीशा तांत्रिक को देखकर छुप जाती है। तांत्रिक अपने मंत्र फूंककर उस पर भस्म डालता है। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विचे नमः, पिशाचिनी मोक्षिदे आत्मा स्वाहा। तांत्रिक, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे ललकारे? मैं मार डालूंगी तुझे भी। तू जानता नहीं मैं कितने तांत्रिकों को मार डाला है। उन्हीं का बदला आज मैं तुझसे लूंगा। तुझे मार कर ही दम लूंगा। चला जा तांत्रिक, चला जा यहाँ से। मार डालूंगी तुझे भी। असीम शक्तियों से जन्म हुआ है मेरा और असीम तपस्या से तेरा ही अंत होगा। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय स्वाहा। तांत्रिक अपनी आंखें बंद करके सिद्धियों को बोलता है और अपनी शक्ति से चुड़ैल को मोटी मोटी जंजीरों में जकड़ लेता है और कहता है, देखा कैसे तुझे जकड़ लिया मैंने। अब तुझे तेरी असली जगह ले जाऊंगा।
तांत्रिक तू ये गलत कर रहा है, छोड़ दे, अभी भी कह रही हूँ, वरना तेरी मौत निश्चित है। बाबा मेरी बेटी को तो कुछ नहीं होगा ना? मैं उसे अपनी गुफा में ले जा रहा हूँ, वहाँ उसकी आदि शक्तियाँ काम ही नहीं कर पाएंगी। तांत्रिक चुड़ैल को घसीटते हुए अपनी गुफा में ले जाता है और गोल घेरे में उसे फेंक देता है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। लगता है तांत्रिक तू मुझसे मरकर ही मानेगा। चुड़ैल इतनी तेज आवाज निकालकर उस शक्तिशाली जंजीर को तोड़ देती है और अपने जादू से तांत्रिक पर एक गोला फेंकती है। ले मेरा वार, आजाद हो गई मैं तेरी जंजीरों से। तो मेरा वार भी देख ले। ये बोलते ही तांत्रिक उस पर अपनी शक्तियों का एक आग का गोला फेंकता है। तभी दोनों में भीषण युद्ध चालू हो जाता है। दोनों एक दूसरे पर लगातार अपनी शक्तियों के गोले फेंकते हैं। दोनों हवा में लड़ने लगते हैं। लगता है तेरे लिए ब्रह्म सिद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा मुझे। हे महाकाल, अपना आशीर्वाद दो मुझे। ये बोलते ही तांत्रिक उस पर अपनी ब्रह्म शक्तियों का प्रयोग करके चुड़ैल को परास्त कर देता है और घेरे में बांधकर उसे अभिमंत्रित छड़ी से बहुत मारता है और चुड़ैल रोती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मारो मत मुझे। अभी भी तुझे बहुत वार सहना है मेरा। मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। आज तेरा घमंड चूर करके ही रहूंगा। चुड़ैल, बहुत तांत्रिकों को मारा है तूने, ले। बचा लो कोई। तांत्रिक मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुमसे हार मानती हूँ, मुझे मेरी सही जगह पहुँचा दो, मैं फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगी। अच्छा, तो तू अपनी हार मानती है? मैं हार मानती हूँ। ये कहते ही तांत्रिक अपना 24 घंटे का यज्ञ करके अपनी सिद्धियों से उसे उसके पिशाची लोक में भेज देता है और वो हमेशा के लिए धुआं बनकर चली जाती है।